नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। सरकार के उस दावे की पोल खोल रही है जिसमें मरीजों के लिए मुकम्मल इंतजाम होने की बातें कही जाती हैं। तस्वीरें सीतापुर के जिला अस्पताल की है, जहां सीएमओ ने इलाज के लिए आई बुजुर्ग महिला को भगा दिया। यही नहीं, आरोप है कि सीएमओ ने उसे एम्बुलेंस देने से भी मना किया, जिसके बाद अपनी बीमार मां को कंधे पर लादकर बेटा करीब 11 किलोमीटर तक पैदल चला और उसे बीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे बीमार मां को कंधे पर लादकर बेटा कड़ी धूप में बीएमसी अस्पताल ले जाने पर मजबूर हुआ। बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी का सीतापुर जिला अस्पताल का दौरा था और इसी वजह से सीएमओ ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में एडमिट करने से मना किया और उसे एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, एक ही सवाल, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे का इलाज करा दिया जाए, तब शायद फुल स्टॉप लगेगा, वरना मन को विचलित करने वाली तस्वीरें आती रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो खुद सेहत महकमा एक तरीके से लाइलाज हो गया है और इसे बेहतर इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों के अंदर एक संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है, मेडिकल स्टाफ के अंदर एक जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, वरना शायद ये तस्वीरें थमने का नाम नहीं लेगी। ये जो तस्वीर है, ये थाना रामकोट के ग्राम गणेशपुर निवासी एक महिला है रामजान की, जिसका इलाज कराने उसका बेटा मुनेंद्र यहाँ आया था। जिला अस्पताल में उसका इलाज करने से मना कर दिया गया, उसे यहाँ से वापस किया गया। उस महिला के बेटे ने वहां डॉक्टरों से कहा कि उसे एडमिट कर लिया जाए। जब मना किया गया तो उसने कहा एम्बुलेंस दे दी जाए दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन चूंकि सीएम का कार्यक्रम था तो वहां के अस्पताल के जो संवेदन हो चुके डॉक्टर हैं, उन लोगों ने उसे एम्बुलेंस देने से भी मना कर दिया। और फिर ऐसे हालात में अपनी बुजुर्ग माँ की दयनीय दशा को देखते हुए उसे खुद कंधे पर लेकर के गया। तो शायद ये तस्वीर बयां कर रहे हैं कि सेहत महकमा और जो डॉक्टर का रूप कहे जाते हैं भगवान, वो कितना संवेदनहीन हो चुके हैं और शायद इस विभाग को सबसे बड़े इलाज की जरूरत है। इस बारे में जब ये तस्वीरें सामने आई है, क्या अस्पताल प्रशासन कुछ कह रहा है? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है, मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर, उन्होंने इस बारे में क्या उन्हें कोई जानकारी मिली? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अवगत कराया गया होगा, क्योंकि मीडिया से जब बातचीत उनकी हुई तो मीडिया जिस मैटर को लेकर के कुत्तों के इलाज को लेकर जो घायल हुए हैं और उनके इलाज की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बातचीत की थी, इसके अलावा उन्होंने और कोई बातचीत खासतौर पर नहीं की है। और जहां तक अस्पताल प्रशासन की बात है, सीएमएस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। तो निश्चित रूप से ये उनकी जो जवाबदेही से उनके बचने का तरीका है और संवेदनहीनता है। ये तो कोई भी समझ सकता है। जब सवाल होते हैं तो सीएमओ के बारे में या जो भी जिम्मेदार अधिकारी होता है उनका एक ही जवाब, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी होगी हम कुछ करेंगे। इनको लगता है कि बाकी जो दर्शक हैं, बाकी जो लोग हैं मूर्ख बैठे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और क्या इन्हें शर्म नहीं आती है कल को अगर ये ऐसी स्थिति में हो तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल कहा जा सकता है कि इनकी आंखों का शायद पानी मर चुका है और ये निर्लज्जता है कि जिस तरीके से ये लोग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे जवाब देते हैं। वो उस बेटे पर क्या बीत रही होगी जो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए आया था, उसको इलाज भी नहीं मिला। इलाज वहां से उसे माँ को ले जाने के लिए साधन भी नहीं मुहैया कराया गया। तो ये सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े निःशुल्क दवाओं के दावे किए जाते हैं, निःशुल्क परामर्श के दावे किए जाते हैं, ये शायद धरातल पर खोखले ही साबित होते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरे प्रकरण में। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को इलाज की जरूरत है आज के वक्त में तो स्वास्थ्य महकमा है। इसका इलाज, हमारी तो अपील है मुख्यमंत्री से कि वो इसका इलाज जरूर कराएं। सीतापुर की बात करेंगे। सीतापुर में सीएम योगी ने अस्पताल में घायल बच्चों से मुलाकात की है जो कुत्तों के हमले में जख्मी हुए थे। कुत्तों के हमले में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। सीएम ने व्यापक पैमाने पर जिले में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही, साथ ही जिला प्रशासन को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने मृतक 12 बच्चों के माता पिता को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने और घायल बच्चों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। सीतापुर में आदमखोर कुत्तों ने किस तरह से आतंक मचा रखा था, इसे सबसे पहले न्यूज 18 ने पुख्ता तरीके से उठाया इस मुद्दे को। इसके बाद प्रशासन नींद से जागता है। सीएम योगी भी मामले पर सख्त नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अधिकारियों को हालात से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। सीतापुर में माह नवंबर से लेकर के मई के बीच में
यहाँ पर खूंखार कुत्तों के कारण 12 मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं और 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यद्यपि जिला प्रशासन ने इसके बारे में पहले से ही अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है। बीच में मैंने स्वयं प्रभारी मंत्री को यहाँ भेजा था। बरेली, मथुरा और लखनऊ से अलग अलग टीमें भी यहाँ पर आई थी। पूरे क्षेत्र का उन्होंने सर्वे किया। मैं स्वयं भी आज एक गांव का, जहां पर 2 बच्चों पर कुत्तों ने हमला करके उन्हें मार डाला था, उन परिवारजनों से वहां मिलने के लिए गया था। शेष जो 10 परिवार थे, जिनके परिवार का एक बच्चे की मौत कुत्तों के हमले से हुई थी, उनके परिवारजनों से भी मैं यहाँ पे मिला हूँ। यूपी में मंचलों पर लगाम कसने के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सूबे में मंचलों से बेटियां महफूज नहीं हैं। बागपत में जहां बेलगाम शोहदों के आतंक से खौफजदा लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो वहीं हापुड़ में एक छात्रा ने मंचले की डर से, आपको बताएं कि मंचले के डर से क्या कुछ कदम उठाए, देखिए रिपोर्ट में। कहीं बेलगाम शोहदे के आतंक से खौफजदा परिवार, तो कहीं मंचले की खुद ही धुनाई करती छात्रा। ये 2 तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि यूपी पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से किस तरह सूबे में मंचले बेलगाम हो चले। शोहदों के आतंक से बागपत के सिंघावाली अहिर इलाके के पिलाना गाँव का रहने वाला ये परिवार खौफजदा है। दरअसल इस परिवार की 2 बेटियों से शोहदों ने छेड़खानी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो उन शोहदों ने छात्रा के परिजनों की ही जमकर पिटाई कर दी। इसकी इत्तला पुलिस को भी दी गई, लेकिन रसूखदार शोहदों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को जानकारी दीजिए, 16 नंबर से आए थे। 16 नंबर वालों ने भी अपनी कार्रवाई करी, लेकिन उन्होंने कहा कि थाने चले जाओ। वहाँ एक एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन तो उन्होंने हमारी ले ली, पर कोई मुकदमा दायर नहीं करा, ना आज तक कुछ कही हमसे आके। स्थानीय पुलिस की बेरुखी का ये नतीजा है कि शोहदों के आतंक से परेशान बेटियों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमें छेड़ते हैं, कभी टन मारते हैं, कभी जब हम स्कूल जाते 3 दिन से लगातार परेशान कर रहे हैं हमें। इस बारे में जब एसएसपी साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने शोहदों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन लड़कों के खिलाफ जो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और उन जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको संगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। एसएसपी साहब भले ही शोहदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, लेकिन एसएसपी साहब क्या आप इस मामले की अनदेखी करने वाले अपने मातहतों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? तो वहीं हापुड़ के पिलखुआ इलाके में एक छात्रा ने मंचले से अपनी हिफाजत के लिए खुद ही उसकी सरेराह धुनाई कर दी। दरअसल ये मंचला इस छात्र को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। कई बार छात्रा ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मंचला अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा था। तब आखिरकार इस छात्रा ने खुद ही हिम्मत दिखाते हुए मंचले की सरेराह पिटाई कर सबक सिखा दिया। ऐसे में अभी कहने की जरूरत नहीं कि किस तरह से सूबे में पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से बेलगाम मंचलों से बेटियां महफूज नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव और हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट। विधायक रोशनलाल वर्मा और रेप पीड़िता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। विधायक के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब रेप पीड़िता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही दिया है। रिपोर्ट। पीड़िता और विधायक के बीच का घमासान। विधायक के बाद पीड़िता ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक के आरोपों को बताया बेबुनियाद। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी। वो चाहती है कि मुझे घर में रख लें, हमारी जगह छीनना चाहती है। सब कुछ तो हमारा बर्बाद कर दिया है, अब ज़्यादा भड़कने के चक्कर में है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें उनकी संपत्ति से मतलब है, ना ही उनसे शादी से मतलब। हमें सिर्फ अपने केस से मतलब है। हम अपना सिर्फ केस चलाना चाहते हैं। केस में जो भी जुड़ी बातें हैं वो एकदम सच है और इसकी छानबीन कर ली जाए। जी हाँ, तो शाहजहांपुर के 6 साल पुराने इस हाई प्रोफाइल रेप केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ यूं ही जारी।
विधायक के बचाव के बाद रेप पीड़िता एक बार फिर सामने आई और उसने विधायक रोशन लाल वर्मा के बचाव को निराधार बताते हुए साफ कर दिया कि उसने संपत्ति के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए न्याय की गुहार लगाई। रोशन लाल वर्मा, मनोज वर्मा दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति और शादी से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमें इनकी संपत्ति चाहिए और ना ही शादी से मतलब है। ये शादी एकदम अलग है और केस अलग है, क्योंकि हम अपना सिर्फ केस चलाना चाहते हैं। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़िता हाथ जोड़कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाती नजर आई। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी। योगी जी हमारी विनती सुने और हमें इंसाफ दिलाए और रोशन लाल वर्मा, मनोज वर्मा को जल्द से जल्द जेल भेजने की कोशिश करें। अगर हमें न्याय नहीं, योगी जी से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपना आत्मदाह करेंगे। साल 2011 से चल रहा ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रेप पीड़िता लगातार विधायक और बेटे मनोज वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और विधायक हैं कि सीधे तौर पर अपने ही बेटे को साजिश करता बता रहे हैं। बेटा और ये दोनों कर रहे हैं मिलके। तो बेटा को क्या आपसे संबंध नहीं है क्या? नहीं, मैं तो 2011 में बाकायदा कोर्ट से बेदखल कर चुका हूँ। फिलहाल मामला सीबीसीआईडी के पास है। इंतजार है तो बस जांच के आगे बढ़ने का, क्योंकि तभी जाकर इस केस की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए खबरें और भी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक तरफ जहां नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सरपरस्ती में कानपुर में गंगा बैराज समेत कई घाटों पर मछलियों का खुलेआम अवैध शिकार किया जा रहा है। नतीजा, कानपुर के आसपास गंगा से डॉल्फिन गायब हो गई हैं। गंगा में जलीय जीवों की बढ़ोतरी के लिए मछलियों के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन कानपुर के गंगा बैराज समेत कई घाटों पर पुलिस की सरपरस्ती में मछलियों का अवैध शिकार किया जा रहा है। हालात तो ये है कि यहाँ मछुआरे खुलेआम बड़े बड़े जाल डालकर छोटी और बड़ी मछलियों का अवैध शिकार कर रहे हैं। किलो 2 किलो 5 किलो ऐसी मिल जाती है। मछली को बेच डालते हैं, हम लोग को पैसा आता है। पुलिस भी पैसा मांगती है इसमें? हाँ, पुलिस भी मांगती है, मगर यहाँ पे बैठने नहीं देते। हम 4-5 साल से हैं। कितना मछली रोज निकालते हैं? रोज मान के चलो 4-5 किलो पक्की। 400-500 कम हो जाता है। इसमें चाइना है, बाम है, रीठा है, करोच है। हाँ, 4 तरीके की मछली हम लोग पकड़ते हैं। गंगा को निर्मल रखने में मछलियों का अहम योगदान होता है, लेकिन अवैध शिकार से गंगा में मछलियाँ कम हो रही हैं। जो कि गंगा को स्वच्छ रखती है, वो गंदगी को साफ करती है, वो अधिकतर आप देखिए कि खुले रूप में यहाँ पे जो मछुआरे हैं वो पकड़ते हैं मछलियों को। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा आश्चर्यजनक भी है और दुखद भी है, क्योंकि प्रशासन यहाँ रहता है, पुलिस व्यवस्था रहती है, लेकिन व्यवस्था क्या देखती है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो गंगा में अवैध शिकार की वजह से छोटी मछलियों को खाकर जिंदा रहने वाली डॉल्फिन गंगा से गायब हो गई हैं। साथ ही गोताखोरों के मुताबिक जाल फेंके जाने की वजह से भी डॉल्फिन इस इलाके से भाग गई हैं। जैसे नीचे झंझनाट जो लोहे का जो होता है गुटका, उसके पत्थरों में लड़ के झंझनाट होती है, इसके वजह से डॉल्फिन भाग जाती है यहाँ से। गंगा के जलीय जीवों पर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की एक टीम ने रिसर्च किया, जिसके मुताबिक कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक गंगा से डॉल्फिन गायब हो गई हैं। टीम की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गंगा में भोजन की कमी और बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस इलाके से डॉल्फिन गायब हुई हैं। जैव विविधता, ये जो ऑटर और ये डॉल्फिन या मगरमच्छ हैं, ये सिर्फ दिखावट नहीं है कि हमारे पास मछली भी है तो ये खूबसूरत है। ये गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के कारक हैं और उसका प्रतीक भी हैं। इस तरह गंगा में मछलियों के अवैध शिकार की वजह से डॉल्फिन गायब हो गई। इसके बावजूद मछलियों के अवैध शिकार पर रोक नहीं लगाई जा रही। मछली पकड़ना प्रतिबंधित है, मगर उसके बाद भी धड़ल्ले से मछलियां पकड़ी जा रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस का यहाँ सिस्टम तय है, जिसके चलते डॉल्फिन इस गंगा से गायब हो रही हैं और गंगा का अस्तित्व खतरे में है।
अब देखने वाली बात तो ये होगी कि गंगा के अस्तित्व को बचाएगा कौन। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी में आईएएस और आईपीएस के बीच की खाई और गहरी हो सकती है। थानेदारों की पोस्टिंग डीएम को दिए जाने के शासनादेश का जवाब डीजीपी ऑफिस देने जा रहा है। डीजीपी ऑफिस इस मसले पर कानूनी राय ले रहा है। 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के आधार पर जवाब तैयार हो रहा है। इस फैसले में प्रदेश और जिलों में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के लिए स्थापना बोर्ड बनाने का आदेश था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शासनादेश का प्रभाव खत्म हो जाता है। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रांसफर के लिए स्थापना बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसी सत्र से 5000 इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लखनऊ में 45 स्कूल शुरू किए गए हैं। सत्र शुरू होने के करीब 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों के हालात अभी पहले जैसे हैं। अभी तक इन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति जो है नहीं हो पाई है और ना ही किताबें छप पाई हैं। शिक्षक पुरानी हिंदी मीडियम की किताबों को ही ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उधर सहकारिता विभाग और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बीच 3 मंडलों में पतंजलि के उत्पाद की बिक्री के लिए करार हुआ है। पहले चरण में सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल की 323 समितियों पर पतंजलि के उत्पाद मिलेंगे। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया है कि समितियों के कर्मचारी रबी और खरीफ के सीजन में खाद और बीज बेचने के बाद खाली रहते थे, जिससे उनके वेतन का पैसा भी नहीं निकल पाता। अब समितियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठाया गया है। पतंजलि का जो सामान है उसको बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और रामपुर, इन 3 यूनिट्स में, 3 जिलों की जो यूनिट है, 323 समितियां वो इस काम को शुरू करने जा रही हैं। इसमें हम उनसे सामान लेंगे। हमारा उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये हुआ है कि हम उनसे सामान लेंगे और 1 महीने के बाद उनको हम पैसा देंगे। 1 महीने तक हमारे पास रहेगा। हम वही सामान लेंगे जिस सामान की हमारे यहाँ मार्केट होगी और उसके हमारी यूनिट ही माने कोऑपरेटिव ही उसका रिटेलर भी रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी रहेगा और उसका थोक डिस्ट्रीब्यूटर भी, वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी यही रहेगा। तीनों हमारी यूनिट रहेगी। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मुलीमपुर गांव के पास नेपाल से जायरीनों को लेकर दरगाह शरीफ जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करें तो अनियंत्रित होकर ये पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। कानपुर के घंटाघर चौराहे के पास 2 लोग आपस में भिड़ गए और दोनों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट को देखते रहे। पुलिस चौकी की बात करें तो महज 50 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस वालों को भी इसकी खबर नहीं लगी। तो ये आप देख रहे हैं मामूली सी बात को लेकर 2 लोग कैसे मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। और उससे भी घटिया अगर बात की जाए, क्योंकि ये शायद अब फैशन बन गया है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो लोग तमाशबीन बने रहते हैं, बजाय कि उसको छुड़ाया जाए। आपका वाद विवाद है, आप बात करो। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र में बासमती कूल की हत्या कर दी गई है। इस हत्या में इलाके में सनसनी फैला दी है। बासमती कूल अपने पति के साथ जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। इस वारदात के बाद बासमती कूल को पति अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बासमती कूल को मृत घोषित कर दिया। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। इनके साथ रहने वाले काशीनाथ इनके शव को लेकर के अस्पताल में आया और बताया कि किसी ने रात को डंडे से मार दिया है, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है या ये अभी उसमें है कुछ। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें उस समय मृत अवस्था में पाया। डॉक्टर का कहना था कि ये चोटें लगभग 15-20 घंटे पुरानी हैं। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के मुंडिया मिलक गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर पहले 2 पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, पथराव करने लगे और कुछ ने तो फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को समझाया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
तो मामूली सी बात पर दो महिलाओं का झगड़ा होता है, रास्ते का विवाद होता है बेसिकली, और उसके बाद जरा देखिए पथराव और फिर गोली चलाई जाती है।